आज साथियों बात करूंगा वर्तमान की भारत की राजनीति और बहुजन समाज पार्टियों की वर्तमान में क्या स्थिति है और कहां पर खड़ी हुई हैं। जिस तरीके से मनवाद हावी है, सामंतवाद हावी है इस देश में बहुजन समाज के ऊपर, उस समय बहुजन समाज की पार्टी, खासकर मैं आज बात करूंगा बीएसपी बहुजन समाज पार्टी के बारे में। क्या बात करूंगा वो आगे वीडियो में आपको जानने को मिलेगा। वर्तमान में जिस तरीके से सामंतवाद हावी है, जिस तरीके से खासकर बहुजन समाज में दलितों की हालत है, दलितों की राजनीति परिपेक्ष्य, दलितों की राजनीति कहाँ खड़ी है पूरे देश में। अगर राजनीति दलितों की राजनीति सक्सेस नहीं हो पा रही है इस देश में, तो कारण क्या है? कुछ तो वजह होगी, उस वजह के ऊपर आज चर्चा करेंगे। साथियों, जय भीम, आप देख रहे हैं बहुजन विचार न्यूज में नारायण सिंह बौद्ध। आज बात करेंगे बहुजन समाज पार्टी में जो ट्रेंडिंग माहौल चल रहा है बीएसपी का, क्योंकि और बहुजन समाज की तमाम पार्टियां हैं और पार्टियों की बात नहीं करूंगा। खासकर मैं आपको बता दूं, बहुजन समाज की ही पार्टी की मैं बात क्यों कर रहा हूं। बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं को बुरा लग सकता है, ये उनका पर्सनल मैटर है, बुरा लगे तो लगता रहे, मगर हमारे घर में कुछ गलत हो रहा है तो मैं उस गलत का विरोध करूंगा घर का सदस्य होने के नाते। उसी तरीके से बीएसपी का मैं विरोध करूंगा, गलत हो रहा है, मेरा भी ये अधिकार है कि कुछ गलत हो रहा है तो उसके बारे में बोलें, बात करें। तो बहुजन समाज पार्टी जिस तरीके से दलितों की पार्टी कहा जाता है, काशीराम साहब की जो संघर्ष किया था दलितों के बीच, जम्मू कश्मीर से श्रीनगर तक साइकिल से यात्राएं करते थे, अपने लोगों के बीच में मिशन को, महापुरुषों के मिशन को बताते थे, उनके संघर्ष को बताते थे, उनके अधिकारों को बताते थे, उनके क्या राइट्स हैं इस देश में, क्या उनके अधिकार हैं, उनको जा के बताते थे। जब काशीराम ने इतना संघर्ष किया ज़मीनी स्तर पे, तो लोग बागों ने भी उनका साथ दिया। बहुजन समाज की राजनीति करते थे काशीराम साहब, उन्होंने बहुजन समाज ने उनका साथ दिया, संघर्ष किया तो दिया। ये इतिहास गवाह है, जो संघर्ष करता है ज़मीनी स्तर पे उसका साथ देते हैं लोग बाग। ये कह सकते हैं कुछ लोग, 2-4% लोग होते हैं विरोध करने वाले। तो काशीराम साहब ने 4 बार मुख्यमंत्री बनाया, देश का सबसे बड़े राज्य में राज्य किया 4 बार। काशीराम साहब के जाने के बाद कितना बहुजन समाज का जो मिशन काशीराम जो स्टेज पर लाए थे, बाबा साहब के जाने के बाद धीमा पड़ गया था, वो काशीराम ने कैसे रफ्तार दी और काशीराम के जाने के बाद कैसे फिर धीमा पड़ गया, तो इसकी वजह क्या है आप बता सकते हो कमेंट में। काशीराम साहब के जाने के बाद बहुजन समाज पार्टी की लीडर सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी को मैं सम्मान की दृष्टि से देखता हूँ, सम्मान करता हूँ, क्योंकि उन्होंने 4 बार सत्ता में रहते हुए अच्छा काम किया, बहुजन समाज के मिशन का काम किया, बहुजन समाज के महापुरुषों को इतिहास में संजोए रखने के लिए उन्होंने काफ़ी काम किया। लॉ एंड ऑर्डर भी अच्छा रहा उनके शासनकाल में। मगर वर्तमान में जिस तरीके से राजनीति हो रही है, ओबीसी की बात करें तो जो 4 मुख्यमंत्री हैं देश में, एसटी की बात करें चाहे तो 2 मुख्यमंत्री हैं, झारखंड और तुम्हारा छत्तीसगढ़। अब दलित का मुख्यमंत्री कौन, जबकि दलितों की पर्सनल एक पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, देश में तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है, मगर दलितों का कुछ अस्तित्व ही नहीं बचा राजनीति की परिपेक्ष्य से देखा जाए तो दलित कहाँ गलती कर रहे हैं, राजनीति में सक्सेस क्यों नहीं हो पा रहे हैं, तो ये बात करूँगा। ये सारी बातें छोड़ते हुए मैं बात डायरेक्ट आता हूँ। मैं बात करूँगा बहुजन समाज पार्टी की,
जो तेलंगाना में पार्टी जो ज़ोरों शोरों से 15 तारीख के पहले जो गठजोड़ था बीएसपी का, और विधानसभा में अच्छी आरएस प्रवीण जी थे, बहन जी ने आरएस प्रवीण जी को वहाँ की कमान दी थी, प्रदेश अध्यक्ष थे। उन्हें बात को जब सभा बहन जी ने की थी तो उनको मुख्यमंत्री के तौर पर उनका चेहरा भी रखा था, घोषित भी किया था मुख्यमंत्री के तौर पर, मगर उन्होंने खूब संघर्ष किया, मगर वो फ़ायदा नहीं मिल पाया। ज़मीनी स्तर पर भी काफ़ी संघर्ष किया, वो फ़ायदा नहीं मिल पाया, मगर एक भी सीट नहीं निकल पाई। 40-45 हज़ार उन्हें आरएस प्रवीण जी को खुद वोट मिले थे, मगर सीट नहीं निकली थी। अब लोकसभा की बात करना चाहें तो लोकसभा में एक पार्टी है बीआरएस पार्टी, जो चंद्रशेखर राव की है। चंद्रशेखर राव से जब बीएसपी गठबंधन करती है, 15 तारीख के पहले चंद्रशेखर राव से आरएस प्रवीण जी मिलते हैं, तो मुझे तो नहीं लगता कि बहन जी के इशारे पर या आकाश, जो बहन जी ने उत्तराधिकारी पार्टी का चुना है आकाश आनंद जी को, उनके बिगड़ कहने पर वो आरएस प्रवीण जी वहाँ पार्टी का गठबंधन करने चले गए थे। आज लोग बाग कह रहे हैं कि पार्टी के खिलाफ जाकर उन्होंने गठबंधन किया था। चलो मान लिया पार्टी के खिलाफ आरएस प्रवीण जी ने बीआरएस पार्टी से गठबंधन किया था, मगर गठबंधन करते समय उन्होंने सीट का बंटवारा नहीं किया था अपने हिसाब से। जब आपने नहीं कहा था तो कैसे गठबंधन कर लेगा दूसरा आदमी। आरएस प्रवीण जी जब कोई गठबंधन करते हैं, पूरे देश में खबर चल जाती है कि बहुजन समाज पार्टी बीआरएस पार्टी से गठबंधन कर रही है, चंद्रशेखर राव की पार्टी से गठबंधन कर रही है। फिर बीएसपी का प्रतिनिधि मंडल जाता है बाकायदा चंद्रशेखर राव से, उनके घर पर जाता है, उनका वहाँ सभा मीटिंग होती है, और बाकायदा पूरी सीटों पर चंद्रशेखर राव जी वहाँ लड़ रहे थे, बीआरएस पार्टी लड़ रही थी। इन्हें 2 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए कहा गया था बीएसपी को। बाकायदा पूरे देश में खबर चल रही थी, सोशल मीडिया पर बाकायदा खबर चल रही थी कि बहुजन समाज पार्टी तेलंगाना में 2 सीट पर बीआरएस पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर राव वो एग्री हो गए हैं लड़ाने के लिए। मगर क्या वजह हुई 15 तारीख को जाने के बाद, पूरा मैं डिटेल में आपको बताता हूँ। काफ़ी आरएस प्रवीण जी को काफ़ी लोग उन पर आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने खुद समझौता किया था, खुद गठबंधन किया था। अगर उन्होंने खुद गठबंधन किया था तो प्रतिनिधि मंडल, राष्ट्रीय प्रतिनिधि मंडल कैसे गया उनके पास, 2 सीट का बंटवारा कैसे हुआ, पूरा गठबंधन हुआ। लेकिन पाला कब बदला, ध्यान रखिए, समझिए बात को। पाला जब बदला जब बीआरएस के राष्ट्रीय मुखिया चंद्रशेखर राव की बेटी दिल्ली में जब गिरफ्तार होती है, ईडी सीबीआई के तहत गिरफ्तार होती है, शराब का कोई मामला था, जब वो गिरफ्तार होती है उसी रात बीएसपी पार्टी, मैं तो कहूँगा मोहन जी ने ऐसा क्या किया, बीएसपी पार्टी के राष्ट्रीय नेताओं ने ऐसा आरएस प्रवीण जी से क्या कहा, क्या उन पे प्रेशर डाला कि मायावती जी ने गठबंधन वापस ले लिया उनके गिरफ्तार दिल्ली में होने से ही। जब बीआरएस पार्टी से गठबंधन वापस ले लिया तो आरएस प्रवीण जी ने कहा, उन्होंने बाकायदा ट्वीट करके कहा है कि मैं नहीं चाहता बहुजन समाज पार्टी को कोई नुकसान हो, इसलिए मैं अपना इस्तीफा बहुजन समाज पार्टी से लेता हूं। तो कुछ तो इन लोगों के बीच में वजह रही होगी। आरएस प्रवीण जी ने क्यों कहा कि मैं नहीं चाहता बहुजन समाज पार्टी को, जो मिशनरी पार्टी है, उसे नुकसान हो, इसलिए मैं इस्तीफा दे रहा हूँ। कुछ तो वजह रही होगी। जो मिशनरी पार्टी में जो मिशनरी आदमी आता है, संघर्षशील व्यक्ति आता है, बहन जी उस व्यक्ति को क्यों पार्टी से बाहर कर देती हैं कुछ षड्यंत्र के तहत, और छोटा सा ट्वीट कर देती हैं कि ये पार्टी की गतिविधियों के खिलाफ चल रहा था, इसलिए मैंने इस पार्टी से बाहर कर दिया। एक देश में राष्ट्रीय पार्टी होते हुए दलितों की ये हालत है कि राजनीति शून्य पे आ गई है दलितों की। तो मैं कहता हूं
कि बहुजन समाज पार्टी आज वो गर्त में है और बहुजन समाज पार्टी के कारण दलित आज गर्त में है। मात्र उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई है बहन जी ने, बीएसपी पार्टी ने, पूरे देश में फर्क नहीं पड़ता है। जब मिशनरी आदमी लोकसभा और राज्यसभा में चुनकर नहीं जाएगा तो दलितों की आवाज़, बहुजन समाज की आवाज़ कौन उठाएगा संसद में? विधानसभा में बहुजन समाज पार्टी की 1 सीट आई थी। जब 50,000 1 लाख पे जीत हो जाती है, 4 लाख 5 लाख 6 लाख वोट कैसे लोकसभा में पड़ेगा कि एक सांसद निकल आए? आपको क्या उम्मीद लगती है बहुजन समाज पार्टी संसद में जाकर आवाज़ उठाएगी? मैं मानता हूँ मिशनरी पार्टी है, इसमें हमारे पुरखों का खून पसीना बहा बहा के ये पार्टी को सींचा था। हमारे पुरखों ने 100 रुपये मजदूरी के मिलते थे, 5 रुपये इस पार्टी को चंदे के नाम पर दिया है। मुझे भी दर्द है, पार्टी शून्य पर है, दलितों की राजनीति शून्य पर है, देश में कोई पूछ नहीं रहा है दलितों को। इंडिया गठबंधन बना, न चंद्रशेखर को न बीएसपी पार्टी को किसने पूछा? नहीं पूछा। बहन जी तो कह देती है मैं किसी गठबंधन में नहीं जा रहा है। एक्चुअली बात ये है कि हैसियत बहुजन समाज दलितों की हैसियत कहाँ है? मानता हूँ कि बहुजन समाज पार्टी हमारे महापुरुषों की पार्टी है और हमारे पुरखों के खून पसीना से सींची हुई पार्टी है। 5-6% पूरे देश में अस्तित्व रखती है, पूरे 5-6% वोट है पूरे देश में। मगर राजनीति जिस तरीके से होना चाहिए बहुजन समाज की, उस तरीके से नहीं हो रही है। कहीं बहन जी कहीं ना कहीं कुछ तो हो रहा है गड़बड़। तो साथियों, कौन कौन, मैं आपको ट्वीट पढ़ाता हूं किसने क्या कहा है। जब आरएस प्रवीण जी मीडिया के सामने आते हैं तब आकाश आनंद जी कहते हैं, जो उत्तराधिकारी हैं बीएसपी के, मीडिया में आए आरएस प्रवीण के बयान को सुनकर काफ़ी दुख हुआ। बीएसपी का कैडर और सभी पदाधिकारी भलीभांति जानते हैं कि गठबंधन का फैसला हो या उम्मीदवार सभी फैसले की सूचना बहन जी खुद मीडिया को देती हैं। लेकिन तेलंगाना के मामले में जिस तरह से प्रवीण जी ने अपरिपक्वता का परिचय दिया वो पार्टी की नीतियों और कार्यशैली के खिलाफ है। संविधान बदलने की बात करने वाली पार्टी से बीएसपी का गठबंधन बाबा साहेब के मिशन के खिलाफ है। भाजपा के दबाव में गठबंधन तोड़ना तो दूर, बीएसपी के लोग ऐसे लोगों से बातचीत भी करना पसंद नहीं करते हैं। प्रवीण जी और यूपी के एक युवा साथी भी दलित राजनीति के विरोधियों की साजिश का शिकार हो गए और संविधान विरोधियों के झांसे में आ गए। लेकिन बीएसपी के लोग बहुत समझदार हैं, वो इन संविधान विरोधी लोगों की साजिशों को अच्छे से समझते हैं और कभी भी इनके झांसे में आने वाले नहीं हैं। अब आकाश आनंद जी कह रहे हैं कि उन्होंने अपने आप गठबंधन किया। अगर उन्होंने आरएस प्रवीण जी ने अपने आप गठबंधन किया तो आपका प्रतिनिधिमंडल कैसे गया केसीआर के घर? सीट का बंटवारा आपके प्रतिनिधिमंडल ने कैसे किया? उन्होंने किया था तो आप मने तो तभी कर सकते थे कि मेरी पार्टी का ये तो नहीं था निर्णय कि आप गठबंधन कर लो, पहले ही मने कर देते। उसके बाद अगर वो संविधान विरोधी, उसके बाद इन्होंने चंद्रशेखर आज़ाद और प्रवीण जी और यूपी के एक युवा साथी बोला है, चंद्रशेखर पर भी निशाना साधा है। चंद्रशेखर जब मिले थे तब संविधान विरोधी था, जब आपने इस्तीफा वापस समर्थन वापस ले लिया केसीआर से तो मतलब संविधान विरोधी हो गए।
और जब गठबंधन हो रहा था, प्रतिनिधिमंडल गया था, 2 सीट पर कन्फर्म हो गया था लड़ना चुनाव, तब संविधान विरोधी नहीं था। तो जी अपरिपक्वता आपके ट्वीट से दर्शा रही है कि आप कितने अपरिपक्व हो राजनीति के क्षेत्र में। दूसरा इसी के दूसरा ट्वीट करते हैं, 60 पे देखते जाइए। कृष्णा संजीत जाटव ने किया है, उनके आकाश आनंद जी के ट्वीट का जवाब दिया है। जैसे ही बीएसपी का बीआरएस के साथ गठबंधन हुआ, बीजेपी सीबीआई ईडी का डर दिखा दिया। तथाकथित राष्ट्रीय पार्टी ने सीबीआई ईडी के डर से तत्काल बीआरएस से गठबंधन तोड़ दिया। जी हाँ, वही बीआरएस जो संविधान विरोधी थी, वही केसीआर जो संविधान खत्म करने की बात करता था, उसी से गठबंधन था। आरएस प्रवीण तो स्वाभिमानी है। दूसरा सूरज कुमार बौद्ध लिखते हैं, आरएस प्रवीण ने पहली बार बसपा को धोखा नहीं दिया। इससे पहले तेलंगाना के विधानसभा चुनाव में भी इन्होंने बहन जी के खिलाफ जाकर कांग्रेस से गठबंधन कर बसपा का सौदा करने की कोशिश की थी। इसके बावजूद बहन जी ने इन्हें माफ़ कर दिया था और उन्हें मुख्यमंत्री उम्मीदवार बनाया। अब ये फालतू की बातें हैं। आरोप लगाना आसान है किसी ईमानदार नेता पे। 100 के लगभग उसने स्कूल खोले हैं, शिक्षा के क्षेत्र में उसका डंका बजता है। काफ़ी गरीब मजलूम को उन्होंने 100 स्कूलों में पढ़ाया है, शिक्षा फ्री दी है। तो मिशनरी नेता पर ऐसे आरोप लगाना मैं समझता हूँ अपरिपक्वता है। दूसरे ट्वीट में सूरज बौद्ध कहते हैं, आरएस प्रवीण को बीएसपी से इस्तीफा दिए अभी 1 पहर भी नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने बहन जी पर बीजेपी से मिले होने का उल-जुलूल आरोप लगाना शुरू कर दिया है। नगर कुरनूल सीट से सांसद बनने के लिए वह इतने उतारू थे कि उन्होंने बहन जी के खिलाफ जाकर बीआरएस आगे बीएसपी का सौदा कर दिया। यह मूर्खता की बातें हैं। उन्होंने सौदा नहीं किया था, फिर उन्होंने सौदा किया था, फिर आपका प्रतिनिधिमंडल क्यों गया था वहाँ? तो ये सारे ट्वीट हैं। तो साथियों, बहुजन समाज अब अपना राजनीति खुद अपने बल पर करे, दलित और अपने उसूलों से समझौता ना करे, अपने महापुरुषों से समझौता, महापुरुषों की विचारधारा से समझौता ना करे। बीजेपी को छोड़कर जिस पार्टी में जाए, अपने मुद्दों के साथ जाए, किसी से करे समझौता, अपने मुद्दों के साथ जाए, अपने समाज के मुद्दे लेकर जाए, अपने स्वार्थ के लिए राजनीति न करे, समाज के मुद्दे लेकर जाइए और पार्टी से चुनाव लड़िए, चाहे कोई पार्टी हो। बीजेपी को छोड़कर संविधान विरोधी लोगों के साथ कभी हाथ नहीं मिलाना चाहिए। आप मुद्दों के साथ राजनीति करोगे तो हमेशा समाज सक्सेस होगा और आगे बढ़ेगा। तो साथियों, देखते रहिए बहुजन विचार न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही तरक्शील वीडियो आपको देखने को मिलते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, नमो बुद्धाय।